स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी बॉटनी 4th सेमेस्टर पेपर 2 का स्पेशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशिएशन या उद्भवन की प्रक्रिया को जानने और समझने से पहले हमें जैव विविधता या हमारे आसपास के वातावरण में जो विविधताएं पाई जाती हैं उनको समझना आवश्यक है। जैव विविधता मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को कहते हैं, जो कि प्रजातियों के बीच के साथ साथ उनके इकोसिस्टम की विविधता को भी दर्शाता है। जैव विविधता में हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसी कितनी ही प्रजातियां हैं जो अभी अज्ञात है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 14 लाख प्रजातियां हैं जिनकी पहचान की गई है, जिसमें से 2,48,000 प्लांट्स है, 2,68,000 एनिमल्स की पहचान की गई है, 68,000 फंगाई है जिनकी पहचान की गई है, 26,000 एल्गी है, उसी प्रकार से 4,800 बैक्टीरिया है व 1,000 वायरसेस की लगभग 1,000 वायरसेस की पहचान की गई है। ये जो है ये हमारे आसपास के वातावरण की जैव विविधता है और भारत में बहुत अधिक विविधताएं हमको देखने को मिलता है। तो अब इसके बाद जानते हैं कि ये जैव विविधता किस प्रकार से स्पेशिएशन के द्वारा एक जैव विविधता, एक विभिन्न प्रजाति, एक अलग प्रकार की प्रजाति का विकास होता है। तो देखते हैं हम स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का अर्थ होता है पूर्व प्रजाति से नई प्रजाति का निर्माण को ही हम स्पेशिएशन कहते हैं। और स्पेशिएशन का प्रादुर्भाव किसी भी समूह की जाति का उसके भौगोलिक या ज्योग्राफिकल परिस्थितियों के कारण उनके अलगाव से एक नई प्रजाति का या पर्यावरण के प्रति अनुकूल प्रजाति का निर्माण होता है, उसे हम स्पेशिएशन कहते हैं। स्पेशिएशन के एक उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं गैलापागोस फिंचस, जो एक प्रजाति है, फिंचस बर्ड का एक प्रजाति है। ये फिंचस ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण वो दक्षिण अमेरिका के पैसिफिक ओशियन में पाए जाने वाली मुख्य प्रजाति है। ये पक्षी की प्रजाति जो एक ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण वो अपने क्षेत्र से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद हम कुछ वर्षों के बाद हम देखते हैं कि इस फिंचस के बीक्स में परिवर्तन आया है। बीक्स में उनमें परिवर्तन आया है। किस प्रकार का परिवर्तन? कुछ बीक्स जो है वो हार्ड थे, कुछ और फिंचेस के जो पक्षी है, बर्ड्स है, उनके जो बीक्स थे, चोंच थे, वो लॉन्ग और थिन थे और कुछ के बीक्स जो थे वो स्टंट थे। तो इस प्रकार से हमको उस फिंचेस का अलग अलग हमको 3 प्रकार की विभिन्नताएं हमको देखने को मिली है, जो उस क्षेत्र में उपस्थित की एक नई कैरेक्टर या नए लक्षण को दर्शाता है गैलापागोस फिंचेस का। तो ये है स्पेशिएशन जो इनमें परिवर्तन आया है।
अब इसके बाद देखते हैं कि जो ये स्पेशिएशन होता है, ये स्पेशिएशन के कौन कौन से प्रकार है। स्पेशिएशन के प्रकार में हम पहले देखते हैं एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, दूसरा है पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन और तीसरा पैरापैट्रिक स्पेशिएशन और चौथा है सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। ये सारे स्पेशिएशन के समूह हैं जिनको हम अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन में हम देखेंगे कि कोई जाति जो है वो समूहों में बट जाता है। एक समूह आइसोलेट होकर किसी भौगोलिक आकृति, वो भौगोलिक आकृति रिवर हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, नदी हो सकती है, माउंटेन हो सकता है। ये सभी बैरियर्स होते हैं जिसे हम ज्योग्राफिकल बैरियर कहते हैं। और ये जो है फिजिकल बैरियर के कारण एलोपैट्रिक स्पेशिएशन का प्रादुर्भाव होता है। ये जो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन है इसमें मुख्यतः एक यूनिक प्रजाति या नए प्रजाति की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हम एलोपैट्रिक में देखते हैं कि एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है। इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में इस पॉपुलेशन में एक बैरियर, बीच में बैरियर प्रेजेंट है। ये अब ये बैरियर जो है वो हम देखेंगे, यहाँ पर हमको दो प्रकार के अलग अलग स्थलाकृति जो है उसमें दो प्रकार के अलग अलग हमको स्पीसीज मिलते हैं। जैसे ये एक अलग आइसोलेट हो गया, ये अलग है, तो दोनों स्पीसीज मिले और इसके पश्चात हमको एक नई प्रजाति का इस प्रकार से प्रादुर्भाव होता हुआ हमको दिखाई देता है इस बैरियर में। तो हम ये देखते हैं न्यू डिस्टिंक्ट स्पीसीज आफ्टर इक्विलिब्रेशन ऑफ न्यू रेंजेस। न्यू रेंजेस के इक्विलिब्रेशन, ये जो रेंज मिला है इस रेंजेस के इक्विलिब्रियम के साथ साथ या समानता के साथ साथ इसमें एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है जो एलोपैट्रिक स्पेशिएशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन, पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन। पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन में हम ये देखेंगे कि इसमें एक प्रजाति दूसरी से थोड़ा छोटा होता है उसका समूह और एक स्पेशल और यूनिक लक्षण वो प्रदर्शित करता है और दूसरे समूह में जाकर वो न्यू स्पीसीज का निर्माण करता है ना। तो हम देखते हैं पेरीपैट्रिक स्पेशिएशन क्या होता है। इसमें एक प्रजाति एक समूह बड़ा है इस प्रकार से और एक समूह जो है वो छोटा है इस प्रकार से, और इन समूहों के बीच में डिफरेंसेस है, नीच का फॉर्मेशन करता है ये। इसके पश्चात हम देखते हैं कि ये इकोलॉजिकल बैरियर जो है दोनों अलग अलग विशिष्टता प्रदर्शित करता है, दोनों में अलग अलग विशिष्टताएं हैं। और इसके पश्चात न्यू स्पीसीज का जब फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों जो आइलैंड है
ओरिजिनल जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के बीच में इस प्रकार से न्यू स्पीसीज का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिपेट्रिक स्पेशिएशन। इसके बाद हम देखते हैं पैरापेट्रिक स्पेशिएशन, उसमें किस प्रकार से न्यू जाति का प्रादुर्भाव होगा। नेक्स्ट है पैरापेट्रिक स्पेशिएशन। ये क्या होता है? पैरापेट्रिक स्पेशिएशन एक प्रजाति का समूह जो होगा, इसमें पूरे भौगोलिक रेंज में फैला हुआ रहता है और जिसमें किसी भी समूह या प्रजाति या दूसरी नई प्रजाति का निर्माण करता है किसी छोटे समूह से मिलकर। जैसे कि इसमें एक पॉपुलेशन बताया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है बफेलो ग्रास का, जो पूरे उत्तर और दक्षिण अमेरिका में फैला हुआ है। मेन रेंज से वो हटकर दूसरे रेंज में आ जाता है और उस रेंज में अगर इंडस्ट्रियल प्लेसेस है तो वहाँ पे जो मेटल्स आते हैं वो मेटल्स के प्रति वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पेरिपेट्रिक स्पेशिएशन में जो स्पीसीज हमको मिला बफेलो ग्रास का, वो दो अलग अलग वैरायटी है। एक जो है वो मेटल के प्रति अडेप्टिव है और एक जो है वो नॉन अडेप्टिव है। तो इस प्रकार से हम पैरापेट्रिक स्पेशिएशन को देख सकते हैं, जिससे नई प्रजाति का विकास हुआ है। तो एक सिंगल पॉपुलेशन है, ये सिंगल पॉपुलेशन किसी छोटे एक पॉपुलेशन से जाकर इस प्रकार से इनमें एंटर करता है और एंटर करने के बाद इसमें एक नई स्पीसीज का प्रादुर्भाव होगा। किस प्रकार से प्रादुर्भाव होगा? इसमें इन दोनों के बीच में इन दोनों समूह से मिलता जुलता इस जगह पर एक स्पेशिएशन का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब न्यू स्पीसीज का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है पैरापेट्रिक स्पेशिएशन में। तो जो बफेलो ग्रास में एडेप्टेशन का एग्जांपल देके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन की हूँ। नेक्स्ट थर्ड हम देखते हैं सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन। सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन क्या है? सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन, ये जो सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन है, ये इस प्रकार के स्पेशिएशन में किसी भी प्रकार का कोई भी बैरियर नहीं होता, कोई अलग अलग समूह नहीं होता, या कोई छोटा पॉपुलेशन या बड़ा पॉपुलेशन नहीं होता। इसमें एक प्रजाति दूसरी प्रजाति के साथ मीटिंग करके एक नए सदस्यों का निर्माण करते हैं। तो ये स्पेशिएशन में हम किस प्रकार से बता सकते हैं? जैसे ये एक पॉपुलेशन है और मैं ये बताई कि इसमें किसी प्रकार का बैरियर नहीं होता, एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से मीटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के बीच में ही उसी पॉपुलेशन के अंदर एक अन्य जो छोटा पॉपुलेशन समाहित है से मीटिंग करके एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है और इस जगह पर न्यू स्पीसीज का इस प्रकार से फॉर्मेशन होगा, जिसे हम कहते हैं सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन, जो एक प्रजाति के अंदर में ही एक पॉपुलेशन के अंदर में ही वो समाहित रहता है। तो ये हो गया चार प्रकार स्पेशिएशन के, जिसमें फर्स्ट आता है एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, सेकंड आता है पेरिपेट्रिक स्पेशिएशन, थर्ड आता है पैरापेट्रिक स्पेशिएशन और फोर्थ आता है सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन। तो इस प्रकार से 4 स्पेशिएशन होते हैं। नेक्स्ट स्पेशिएशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि इनका कारण कौन कौन सा हो सकता है या कॉजेस क्या है। कॉजेस या फिर कारण कौन कौन से हो सकते हैं? इसके कारण जो है वो तीन कारण हो सकते हैं इसके। फर्स्ट जो है वो आनुवंशिक विचलन जिसे कहते हैं। फर्स्ट है
अनुवांशिक विचलन। सेकंड है प्राकृतिक वर्ण। थर्ड है भौगोलिक पृथक्करण। भौगोलिक पृथक्करण। भौगोलिक पृथक्करण तीसरा कारण हो गया, तीसरा कॉजेस हो गया, अनुवांशिक विचलन, प्राकृतिक वर्ण और भौगोलिक पृथक्करण। अब इसमें हम फर्स्ट देखते हैं अनुवांशिक विचलन। अनुवांशिक विचलन का अर्थ होता है कि जिसमें स्पीसीज में ग्रेजुअली या अचानक इनमें जीन्स में परिवर्तन आ जाता है, जो अनुवांशिक विचलन कहलाता है। यह परिवर्तन म्यूटेशन के कारण या उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है। म्यूटेशन के कारण होता है यह विचलन, अनुवांशिक विचलन, जो जेनेटिक मटेरियल में होता है। संख्या में इनमें परिवर्तन आता है और डीएनए में भी परिवर्तन का कारण हो सकता है इनमें। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन। जब कोई जीव अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, यदि यह विभिन्नता अपने मूल गुणों से बहुत अधिक डिफरेंसेस हो, तो वो डिफरेंसेस को ही हम प्राकृतिक वर्ण कहते हैं, जो पर्यावरण के कारण आए हैं। और इससे एक नई जाति का उद्भव होता है। ये नई जाति का उद्भव के कारण भी गुणसूत्रों में परिवर्तन हो सकता है, उनके जीन्स में परिवर्तन हो सकता है और स्पीशीज में इस प्रकार से उनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा ही। मतलब यहाँ पर कभी ऐसा भी होता है कि न्यू स्पीसीज तो बन गया, लेकिन जनन कोशिकाएं जो है वो संलयन करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण कभी ऐसा होता है कि प्राकृतिक वर्ण के कारण नई स्पीसीज का निर्माण नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं भौगोलिक पृथक्करण। भौगोलिक पृथक्करण भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है स्पेशिएशन का, जैसा कि हम पहले भी पढ़े हैं। 3 प्रकार के स्पेशिएशन में भौगोलिक के आधार पर, इसमें टोपोग्राफी, ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी, जैसे कि रिवर है, रॉक्स है इत्यादि के कारण स्पीसीज के सदस्यों के बीच जो है वो जीन्स का प्रवाह नहीं हो पाता और जीव जो है वो अलग अलग होकर 2 अलग अलग नई स्पीसीज का निर्माण करते हैं। और एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की प्रक्रिया के कारण ही स्पेशिएशन की प्रक्रिया इसमें संभव हो पाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्पेशिएशन के 3 प्रकार सुझाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट अनुवांशिक वर्ण, दूसरा है पहला है अनुवांशिक विचलन, दूसरा है प्राकृतिक वर्ण और तीसरा है भौगोलिक पृथक्करण। ये हो गया स्पेशिएशन के बारे में। अब हम एमएससी बॉटनी 4th सेमेस्टर पेपर 2 का एक और टर्म के बारे में जानेंगे, जो है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या है ये हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट जैव विविधता का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उच्च मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, जो मानव गतिविधियों द्वारा आवास की हानि का अनुभव भी करती है। जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट के लिए किस प्रकार से प्रजातियों का वहाँ पे होना ज़रूरी है, इसके लिए यह बताया गया है कि एक क्षेत्र में वास्कुलर प्लांट की कम से कम 1500 प्रजातियाँ होनी चाहिए। 1500 प्रजातियाँ होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि उस जगह को हम हॉटस्पॉट कह सकें। आज वर्ल्ड में लगभग 20 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। 20 हॉटस्पॉट्स के बारे में वर्ल्ड जो है वो जानता है, जिसमें से 12 जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन
वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में 12 जो हॉटस्पॉट है प्रेजेंट है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा को सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने 1988 में बताया था, और जिसमें उच्च जैव विविधता और एंडेमिकता के क्षेत्रों में आवास को तेजी से नुकसान के बारे में प्रस्तुत किया था। इसमें एंडेमिक का अर्थ होता है एक प्रजाति केवल एक विशेष क्षेत्र में ही रहती है, जिसे वहां से मिटा दिया जाता है या फिर वो विलुप्त हो जाता है, तो उसे हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो हॉटस्पॉट है कौन कौन से मापदंडों के आधार पर ये पूर्ण किया जाता है। तो इसके 2 मापदंड बताए गए हैं हॉटस्पॉट के। फर्स्ट ये बताया गया है कि इनमें कम से कम 1500 वास्कुलर प्लांट्स होने चाहिए। वास्कुलर प्लांट को इतने वास्कुलर प्लांट को एंडेमिक रूप में होने चाहिए। एंडेमिक का शब्द मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट सेकंड हम देखेंगे कि इसकी मूल प्रजाति वनस्पति 30% या उससे कम होनी चाहिए, 30% या कम होनी चाहिए। तो ये 2 मापदंड है जिसके आधार पर हम किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट की संज्ञा दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय जैव विविधता क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारतीय जैव विविधता या इंडियन हॉटस्पॉट रीजन जो है, फर्स्ट आता है पश्चिमी घाट या फिर जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में ये वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, जो नॉर्थ से या उत्तर से दक्षिण तक चलने वाली पर्वत श्रृंखला है और पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में शुष्क डेक्कन पठार और विंध्य सतपुड़ा तक फैला हुआ है। इसमें कम ऊंचाई वाले सूखे वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें नम पर्णपाती जंगल, माउंटेन ग्रास के मैदान, साल इत्यादि इनमें उपस्थित होता है। कीमती उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार जंगल वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। भारत में लगभग 15,000 फूल की प्रजातियां पश्चिमी घाट में या वेस्टर्न घाट में है, जिसमें से 15,000 फ्लावर्स की जातियां वेस्टर्न घाट में हैं, जिसमें 4,780 जो है वो एंडेमिक है। और इसमें श्रीलंका, जो पश्चिमी घाट और श्रीलंका के हॉटस्पॉट है, उनमें लगभग 6,000 वास्कुलर प्लांट्स है। तो ये है वेस्टर्न घाट और इनमें से 52% जो है वो एंडेमिक स्पीसीज में आते हैं। ये हो गया वेस्टर्न घाट। सेकंड हम देखते हैं इंडो बर्मन हिमालय। इंडो वर्मा हिमालय। इंडो वर्मा हिमालय
किस क्षेत्र में है और इस हॉटस्पॉट के क्या महत्व है। यह हॉटस्पॉट पूर्वी बांग्लादेश से शुरू होता है इंडो बर्मन, और फिर ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण की ओर पूर्वी भारत में फैला हुआ है, जिसमें चीन के दक्षिणी और पश्चिमी यूनान प्रांत जैसे म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम इत्यादि शामिल है। इसमें मिश्रित सदाबहार, शुष्क सदाबहार, पर्णपाती और मॉन्टेन जंगल सम्मिलित है। इस हॉटस्पॉट की इकोलॉजी विशिष्टता लिए हुए होती है। इसमें चूना पत्थर प्रेजेंट है, स्क्रैब लैंड प्रेजेंट है, वुडलैंड के पैचेस यहाँ पे पाए जाते हैं, और इंडो बर्मा में स्थानीय वनस्पति संरचनाओं की एक विशिष्ट विविधता भी इसमें होती है। इसमें मैंग्रोव्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें ग्रासलैंड भी शामिल है। मैंग्रोव्स तो आप जानते ही होंगे, मैंग्रोव्स क्या है। मैंग्रोव्स एक ऐसे जंगल को कहते हैं जिस जगह पे मार्शी एरिया हो या दलदली क्षेत्र हो या सॉल्टी या खारा क्षेत्र हो, जिसमें पौधे की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनका जो सिस्टम होता है उसमें निमेटोफोर, जो रूट सिस्टम होता है उसमें निमेटोफोर जो है वो मार्शी एरिया में अगर प्रेजेंट है तो ये ऊपर की ओर निमेटोफोर का निर्माण करते हैं, और ये निमेटोफोर ऑक्सीजन की कमी से वो उस पौधे की, मैंग्रोव्स में जो पौधे हैं उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, या ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए वो उस मार्शी एरिया से वो बाहर निकल आते हैं, उसे हम मैंग्रोव्स कहते हैं। इसमें इंडो बर्मन क्षेत्र में 1260 बर्ड की प्रजातियां हैं, जिनमें से 60 जो है वो एंडेमिक है। इनमें से हम ये कह सकते हैं 60 एंडेमिक है। उसी प्रकार से इनमें, इस हॉटस्पॉट में 430 मैमल स्पीसीज है, जिसमें से 7 एंडेमिक है। 430 मैमल स्पीसीज है जिसमें से 7 जो है वो एंडेमिक है। उसी प्रकार से इनमें बहुत सारे फ्रेश वाटर टर्टल्स प्रेजेंट होता है, जो यहाँ की विविधता है। यदि हम एक आंकड़ा बनाकर देखें तो हमको और अधिक क्लियर दिखाई देगा। इस आंकड़े में हम देख सकते हैं कि पौधे और बाकी जो स्पीसीज है वो कितनी संख्या में उपस्थित होगी। हम फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे टैक्सोनॉमिक ग्रुप, उसके बाद लिखेंगे स्पीसीज। थर्ड हम लिखेंगे एंडेमिक स्पीसीज, और फोर्थ हम लिखेंगे एंडेमिक प्रतिशत। तो फर्स्ट हम आते हैं टैक्सोनॉमिक ग्रुप में। यहाँ पे प्लांट्स है। नेक्स्ट हम लिखेंगे एनिमल्स में हम लिखेंगे मैमल्स। मैमल्स के बाद हम लिखेंगे बर्ड्स। बर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद हम लिखते हैं वाटर फिशेस या फ्रेश वाटर फिशेस। प्लांट की स्पीसीज इंडो बर्मन क्षेत्र में 13,500 है, जिसमें से 13,500 में
7000 एंडेमिक है और इसका परसेंट आएगा 51.9%। मैमल्स में 433 मैमल्स है, 73 इस जगह पे एंडेमिक है और इसका परसेंट आएगा 16.9%। नेक्स्ट हम देखेंगे बर्ड्स में 1266 बर्ड्स है, 64 यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज है और 5.1 जो है इस जगह का परसेंट है, सॉरी 5.1। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स इस जगह पे 522 है, इसमें 204 एंडेमिक है और इसकी प्रतिशतता जो होगी वो 39.1% होगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं लास्ट फिशेस का। फिशेस 1265 है, जिसमें से 553 जो है वो एंडेमिक है और इसका परसेंट आएगा 43.8% और इसका परसेंट नहीं लिखी हूँ, इसका परसेंट आएगा 53.8%। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंडोवर्मन क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पीसीज की संख्या और उस क्षेत्र में पाए जाने वाले एंडेमिक स्पीसीज की संख्या और वो एंडेमिक स्पीसीज कितने प्रतिशत वहाँ पे उपस्थित है उनकी संख्या यहाँ पर दी गई है। तो ये हो गया वेस्टर्न घाट और इंडोवर्मन हिमालय, वेस्टर्न घाट एंड इंडोवर्मन हिमालय। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्टर्न घाट के बाद हम इंडोवर्मन हिमालय के बाद हम देखते हैं सुंदालैंड। सुंदालैंड हॉटस्पॉट। नेक्स्ट थर्ड हम देखेंगे सुंदालैंड हॉटस्पॉट। इस हॉटस्पॉट की में इंडो मलेशिया, सिंगापुर, बुरेनी, फिलीपींस जैसे क्षेत्र आते हैं और ये हिली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें सुमात्रा जैसे क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किया गया है और यह हॉटस्पॉट 3 हॉटस्पॉट से घिरा हुआ है। सुंदालैंड हॉटस्पॉट एवं इंडोवर्मन हॉटस्पॉट के बीच में एक पट्टी बनती है जो थाईलैंड और मलेशिया का बॉर्डर बनाती है। अगर हम इसका बॉटनिकल रिचनेस देखें कि किस प्रकार से इनमें प्रेजेंट होगा, तो जैसे ही हम अभी बनाए थे इससे पहले ग्राफ बनाए थे या फिर टेबल बनाए थे, टेबुलेशन किए थे कि किस प्रकार से प्रजातियां इनमें मौजूद होती हैं, तो इनमें भी हम देख लेते हैं कि सुंदालैंड में कितनी प्रकार की प्रजातियां जो है वो मौजूद होंगी और कितनी प्रजातियां ऐसे हैं जो एंडेमिक है। तो फर्स्ट इसमें भी हम लिखेंगे टेक्सोनोमिक ग्रुप। सेकंड हम लिखेंगे इसमें भी स्पीसीज। थर्ड हम आ जाते हैं एंडेमिक स्पीसीज। फोर्थ हम लिखेंगे एंडेमिक परसेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे सेम बाई प्लांट, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद आते हैं हम एम्फीबियंस और लास्ट हम आते हैं फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस। प्लांट्स में हम देखते हैं कि इस जगह पे 25,000 स्पीसीज प्रेजेंट है, 25,000, जिसमें से 15,000 एंडेमिक है और 60% जो है एंडेमिक परसेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैमल्स का। इनमें 380 मैमल्स इस जगह पे प्रेजेंट है, 172 जिसमें एंडेमिक है
और 43.3% जो है इसका एंडेमिक परसेंट है। बर्ड्स में 769 बर्ड्स है, जिसमें से 142 एंडेमिक है और इस क्षेत्र में 18.5 जो है वो एंडेमिक परसेंट है। नेक्स्ट आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यहाँ पर 452 रेप्टाइल्स है, 196 एंडेमिक स्पीसीज है, यहाँ पर 243 एंडेमिक स्पीसीज है, 243 एंडेमिक स्पीसीज है और 53.8 इसकी प्रतिशतता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्फीबियंस में 244 इस जगह पे स्पीसीज एम्फीबियंस के प्रेजेंट है, 196 जो है एंडेमिक स्पीसीज है और 80.3 जो है परसेंट इस जगह का है। नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं 950 इस टोटल स्पीसीज है, 350 इस जगह पे एंडेमिक स्पीसीज है और इसका परसेंट जो है वो 36.8%। तो इस प्रकार से यहाँ पे टैबुलेशन किया गया है, जिसमें सुंदरबन में उपस्थित जो एंडेमिक स्पीसीज है उनके लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हिमालयन हॉटस्पॉट। सुंदरबन के बाद हम आते हैं हिमालयन हॉटस्पॉट में। इसमें भी इसी प्रकार का टैबुलेशन के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि टेबल मतलब किस प्रकार से यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज का प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम देखेंगे हिमालय हॉटस्पॉट। ये हिमालय हॉटस्पॉट उत्तरी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, उत्तरी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत आता है। यह लगभग 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है और इसमें टोपोग्राफिक कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद होती है। ये मुख्यतः हिमालयन के ऐसे क्षेत्र जो 500 मीटर से 8,000 मीटर तक है उनमें ये प्रेजेंट होता है। इसकी फॉरेस्ट जो होते हैं वो सब ट्रॉपिकल चौड़ी पत्ती वाले फॉरेस्ट इनमें पाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी लगभग 10,000 पादप प्रजातियाँ इस हॉटस्पॉट में उपस्थित है। तो हम कैटेगरी वाइज इसमें भी डिवाइड किए गए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रजातियाँ जो है वो मौजूद है। फर्स्ट हम देखते हैं प्लांट का, जो 10,000 स्पीसीज प्रेजेंट है, जिनमें से 3,160 जो है एंडेमिक है और 31.1% जो है इसका एंडेमिक रेशियो है परसेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैमल्स। इस जगह पे 300 है, जिसमें से 12 एंडेमिक है और ये आ जाएगा 4%। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्ड्स का, टोटल 977 यहाँ पर बर्ड्स पाया जाता है और इसमें 15 जो है वो एंडेमिक है और इनका परसेंट आएगा 1.5 जो है इसकी एंडेमिक प्रतिशतता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स टोटल 176 रेप्टाइल्स यहाँ पे मौजूद है, टोटल 48 जो है वो एंडेमिक है और इसकी प्रतिशतता जो है वो 27.3% होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में 105 जो है वो एम्फीबियंस है, जिसमें से 42 जो है वो एंडेमिक है और यह आ जाएगा 40% जो है वो एंडेमिक परसेंट है। नेक्स्ट फिशेस में हम देखते हैं 269 इस जगह पे फिशेस है, 33 जो है वो एंडेमिक स्पीसीज है इस जगह पे और इसका प्रतिशतता जो होगा वो 12.3% होगा। तो इस प्रकार से हिमालयन क्षेत्र जो 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, उसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो हैं
इस प्रकार से टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया भारत के हॉटस्पॉट के कौन कौन से हॉटस्पॉट जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बॉटनी एमएससी बॉटनी 4th सेमेस्टर का ही एक और पार्ट के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डाइवर्सिटी के संबंध में। IUCN कैटेगरी ऑफ थ्रेड्स, IUCN ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये है इसका फुल फॉर्म। इसमें IUCN के अंतर्गत जो नेचर की कंजर्वेशन के लिए बनाई गई है, इंटरनेशनली ये एक्ट करता है और इस IUCN रेड लिस्ट के आधार पर लगभग 1,05,732 प्रजातियों का आकलन किया गया है इस रेड लिस्ट की सूची में, जिसमें टोटल कितने टाइम है 1,05,732 स्पीसीज का आकलन किया गया है, जिनमें से 28,338 प्रजातियां विलुप्ति की कगार पे हैं, विलुप्तिकरण का खतरा है। संकटग्रस्त प्रजाति जो खतरे में हैं वो अति संवेदनशील और असुरक्षित हैं। IUCN और लगभग IUCN की कैटेगरी में उनको रखा गया है। इनमें हम देखेंगे कि IUCN में पादपों की संख्या जो है 343 स्पीसीज है, जो सबसे ज़्यादा, हाँ IUCN रेड लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो प्लांट्स की है जो विलुप्त हो रहे हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं और जानते हैं। मतलब कई स्पीसीज ऐसे हैं जो नोन हैं, जानते हैं एक्सटिंक्ट हो रहा है, लेकिन कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, अननोन है और वो भी विलुप्त हो रहे हैं। तो उसके लिए ये कंजर्वेशन जो IUCN जो है इसकी गठित की गई है, इसमें बताया गया है कि लगभग 343 फिशेस जो है वो रेड लिस्ट की सूची में है, IUCN रेड लिस्ट में रखा गया है। 50 एम्फीबियंस की स्पीसीज है। इसके बाद हम देखते हैं 50 एम्फीबियंस के बाद 170 रेप्टाइल्स हैं, 170 रेप्टाइल्स जिसके बारे में मतलब रेड लिस्ट में जिनको अधिसूचित किया गया है। फोर्थ हम देखेंगे 1355 जो है वो इनवर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स है जो विलुप्ति की कगार में है, और 1037 जो है बर्ड्स है, और 497 जो है मैमल्स को इनमें मैमल्स को सम्मिलित किया गया है। इन प्रजातियों में प्लांट्स में रेफ्लिशिया को भी सम्मिलित किया गया है। संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट के विषय में कि हम उसमें किन किन प्रजातियों को और किस आधार पे हम उसमें शामिल करते हैं, तो इसमें कुछ मापदंड दिया गया है। संकटग्रस्त प्रजाति में IUCN रेड लिस्ट पौधे और पशुओं की
जातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति में ये दुनिया की सबसे व्यापक सूची है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि यह हजारों प्रजातियों की विलुप्त होने के कारण इनका मात्रात्मक मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक मापदंडों का उपयोग होता है। मात्रात्मक मापदंडों का सेट का उपयोग होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मात्रात्मक मापदंड कौन कौन से हैं जो IUCN कैटेगरी में हमको उपयोग में लाना चाहिए। फर्स्ट मापदंड है कि जो IUCN रेड लिस्ट में रखा जाता है उसमें जनसंख्या के दर में गिरावट। फर्स्ट हम बताएंगे जनसंख्या दर में गिरावट। दूसरा हम बताएंगे भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा भी है जिसकी वजह से कुछ प्रजाति जो है वो विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तीसरा हम ये बताएंगे कि क्या जिस जगह पे वो प्रजाति मौजूद है क्या उनकी आबादी छोटी है, ये भी हो सकता है। चौथा हम ये बताएंगे कि क्या प्रजाति बहुत छोटी है लेकिन वो प्रतिबंधित क्षेत्र में है। फोर्थ जो आएगा वो क्या प्रतिबंधित क्षेत्र में है। फिफ्थ हमारा आ जाएगा इसमें कि मात्रात्मक विश्लेषण के परिणाम जंगल में विलुप्त होने वाले प्रजातियों की संभावना जो है सबसे उच्च संभावना इसमें होती है। मतलब जंगल में रहने वाले जो वाइल्ड वैरायटी है उनकी विलुप्ति की संभावना जो होती है वो सबसे अधिक होगी। तो इस आधार पर हमें बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करना, कंजर्व करने की आवश्यकता है। इस आधार पर देखें तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी रेड बुक जो रेड लिस्ट बुक है डाटा उनको किन किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें हम एक एक्सटिंक्शन का एक डायग्राम बना के बता सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे NE जिसे हम कहते हैं NE। नेक्स्ट हम लेते हैं D। थर्ड हम लेते हैं LC। फोर्थ हम लेते हैं NT। इसके बाद नेक्स्ट है VU, फिर है EN, फिर है CR, उसके पश्चात आते हैं EW, इसके बाद आते हैं EX। ये सारी कैटेगरीज हैं जो IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत इस प्रकार की प्रजातियों को रखा गया है। अब EX का अर्थ होता है एक्सटिंक्ट, ऐसी प्रजाति जो पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर। जुरासिक इरा में डायनासोर जो है बहुत अधिकता में उपस्थित था, मौजूद था, परंतु आज जो वो स्पीसीज हमको दिखाई नहीं देता। तो ऐसे स्पीसीज को हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, EW का अर्थ होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जंगल में रहने वाले प्रजातियों का विलुप्त होना, मतलब ये भी लगभग विलुप्त हो चुके हैं। कई प्रजातियां जो हैं ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। उसके बाद ये 3 कैटेगरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ये 3 कैटेगरी जो आते हैं वो 3Ds के अंतर्गत आते हैं, जो संकटग्रस्त कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ये 3 क्षेत्र जिसे हम कहेंगे वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली डेंजर्ड, ये तीनों जो होते हैं वो थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं। इसे हम लेंगे थ्रेटेंड कैटेगरी।
सबसे अधिक बचाव की आवश्यकता हमें इन तीनों कैटेगरी को है, जो IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत इन तीनों को रखा गया है। उसके बाद हम लेते हैं एंटी मीन्स नियर थ्रेटेंड, जो जिनका संरक्षण की आवश्यकता है परंतु वर्तमान में उसके संरक्षण की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी अधिक इन तीनों को है, इन तीनों कैटेगरीज को है। नेक्स्ट हम देखते हैं लीस्ट कंसर्न, फिर डाटा डिफिशिएंट और नॉट इवेल्युएटेड। तो ये सारे स्पीसीज ऐसे हैं जिनके बारे में हमें अभी संरक्षित या संरक्षण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इसमें जो 3 कैटेगरी है, थ्रेटेंड कैटेगरी, जो IUCN के अंतर्गत लिया गया है, ये इनको हम फर्स्ट कहेंगे। ये स्पीसीज है, फर्स्ट आ जाएगा इसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज। सेकंड आएगा वल्नरेबल स्पीसीज और थर्ड आ जाएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ये 3 स्पीसीज हैं जिसमें हमने लिया है एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो यहाँ पे थ्रेटेंड कैटेगरी में उनको लिया गया है। तो फर्स्ट हम देखते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। उन जीवों और पादपों को रखा गया है जो विलुप्ति के कगार में हैं और निरंतर उनकी संख्या में कमी आती जा रही है। और इनमें एक कारण ये हो सकता है कि पर्यावरण बदलाव के कारण भी हो सकता है और पोषण की कमी के कारण हो सकता है, और चाहे तो डिफॉरेस्ट्रेशन और पानी की कमी भी इस एंडेंजर्ड स्पीसीज की विलुप्तीकरण का कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वल्नरेबल स्पीसीज। इसमें उन प्रजातियों को, उन पादप और जंतुओं को रखा गया है जिसमें संकटग्रस्त तो हैं परंतु ध्यान देने पर उनकी संख्या को कम होने से बचाया जा सकता है। तो वल्नरेबल स्पीसीज में उनको रखा गया है, जैसे कि लॉयन है, स्पीसीज है, ये इनकी संख्या जो है कम होती जा रही है, लेकिन अगर हम इन पर ध्यान दें तो हम उसे इनकी संख्या को कम होने से रोक सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंजर्व करने का। यदि हम कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो आगे आने वाले भविष्य में पूर्ण रूप से वो स्पीसीज जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क वाले स्पीसीज आते हैं, जिसमें प्लांट और एनिमल की संख्या जो है निरंतर गिरावट आ रही है, और इनमें से 80% स्पीसीज या 3 पीढ़ियों में वो स्पीसीज की समाप्त होने की संभावना इस क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में होता है। तो इस प्रकार से जो IUCN के अंतर्गत इन तीनों कैटेगरी को रखकर उसी को ही हम रेड लिस्ट ऑफ बुक्स में हम रख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रीजन कौन कौन से हैं स्पीसीज एक्सटिंक्शन के। हम बता सकते हैं रीजंस कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। पादप और प्रजातियों का विलुप्त होना प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकता है। प्राकृतिक मतलब कई आपदा आते हैं, जैसे बाढ़, तूफान, भूस्खलन, भूकंप इत्यादि के कारण जो प्रजाति उस जगह पे मौजूद है वो प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि मानव निर्मित कारणों से। तो मानव निर्मित कारण कौन कौन से हो सकते हैं? मानव जो है अपने सुविधाओं के लिए, अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं वो पौधे, जीव जंतुओं को घास पहुंचाता है,
डिफॉरेस्टेशन करता है, वृक्षों की कटाई करता है। इस वजह से भी धीरे धीरे जो प्रजातियां हैं वो समाप्त होती चली जा रही है। थर्ड कारण हम ये बता सकते हैं कि जीवों में पर्यावरण और वन का दोहन, पर्यावरणीय कारण और वन का दोहन करना भी एक रीजन हो सकता है इसके समाप्ति का। तो बच्चों, हमें जितने भी बायोडाइवर्सिटी को यदि बनाए रखना है, यदि उनका बचाव करना है, तो हमें उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। हमें उनके सुरक्षित रहने हेतु सुझाव भी देना चाहिए। और उसके पश्चात ताकि जो ये लिस्ट है, ये रेड लिस्ट में कम से कम संख्या में पादप और जो जंतु है उनकी संख्या कम ना हो और रेड लिस्ट में वो नाम ना आए। इसी के साथ मैं आज का ये टॉपिक जो है वो समाप्त करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम MSc का ही एक चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।